10.1, जिसकी स्टेटमेंट है if two angles and non-included side of one triangle congruent to corresponding angles and non-included side of any other triangle, then the triangles are congruent. थ्योरम का स्टेटमेंट का मीनिंग ये बनता है कि अगर दो ट्राइंगल ऐसी हैं जिनके एक साइड और कोई से दो एंगल आपस में इक्वल है, ओके। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड बोलूं इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसी सूरत में दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी, ओके। तो ये चीज आपने प्रूव करनी है, इसलिए इस थ्योरम को बोला जाता है AAS मींस एंगल एंगल एंड साइड। दो एंगल्स आपस में इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। सो गिवन में देखें, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF मेजर लेंथ BC इज इक्वल टू EF, मेजर एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल E एंड मेजर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल D। तो इसके बाद टू प्रूव हमने ये करना है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DE एंड F। डन, ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं कि लेट्स सपोज AC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू DF, कि ये दोनों आपस में लेंथ में बराबर नहीं है। सपोज AC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू DF, सो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं जिसका नाम रखते हैं D प्राइम। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज D प्राइम, और D प्राइम ऐसा है कि जितना ये डिस्टेंस है D प्राइम से लेकर F तक, उतना A से लेकर C तक है। टेक अ पॉइंट D प्राइम ऑन DF, DF लाइन के ऊपर एक पॉइंट D प्राइम ले, और इस तरह से होना चाहिए कि जितना A से C डिस्टेंस है उतना D प्राइम से लेकर F होना चाहिए। ज्वाइन D प्राइम टू E, और इस D प्राइम को E के साथ ज्वाइन करा दिया, ओके। अब हमारा प्रोसीजर ये होगा कि हम इन दो ट्राइंगल्स को पहले कंपैरिजन कराएंगे और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे, ठीक हो गया। ये और ये वाली जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी तो फिर हम इसका इसके साथ देखेंगे क्या D प्राइम और D एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं या नहीं करते। तो ट्राइंगल ABC का कंपैरिजन करता है ट्राइंगल D प्राइम EF के साथ, ABC का D प्राइम EF के साथ कंपैरिजन कर रहा है। इन दोनों में ये चीजें आपस में इक्वल हैं क्योंकि आपने गिवन में कहा हुआ है BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF। सो दोनों ट्राइंगल की बेसिस सेम है और हमने रीजन में गिवन लिख दिया। मेजर एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल F। इसका जो एंगल C है और वो इसके एंगल F के इक्वल है, और इसकी रीजन ये है कि जब ये एंगल इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो रिमेनिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग। तो इसलिए हमने रीजन में लिखा एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E एंड एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। तो बाकी जो एंगल अगर आपस में इक्वल है तो ये बेचारा जो रह गया था ये भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। और थर्ड चीज के कंस्ट्रक्शन में आपने कहा AC इज कॉन्ग्रुएंट टू D प्राइम F, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू D प्राइम F। अब किसी भी दो ट्राइंगल्स के कंपैरिजन में दो साइडें और एक एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। दो साइडें कॉन्ग्रुएंट और इक्वल प्रूव होगी और एक एंगल इक्वल प्रूव हो गया, लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हुई? कॉन्ग्रुएंट हुई। और इसकी रीजन क्या है? साइड एंगल एंड साइड एंगल साइड के इक्वल। हेंस लिहाजा अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इस बात का मतलब ये बना कि ये जो B वाला एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली ट्राइंगल को अभी हमने इसको छोड़ दिया है, ये ट्राइंगल उसके साथ कंपैरिजन कराई तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई, और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक हो गया। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, सो दोनों इक्वल हो गए। लेकिन जीवन में आपने कुछ और लिखा हुआ है कि एंगल B जो है वो इस सारे एंगल के इक्वल है जिसका नाम है DEF, बट एंगल B इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF, और ये चीज आपने गिवन में ऑलरेडी लिखी हुई है। अब देखिए दोनों एंगल B के इक्वल है तो इसका मतलब है राइट साइड भी आपस में इक्वल होगी। सो एंगल D प्राइम EF विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF। अब दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, ये छोटा एंगल और ये बड़ा एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं, और ऐसा तब पॉसिबल होता है जब D प्राइम डिफरेंट पॉइंट ना हो, D प्राइम भी उसी पॉइंट के ऊपर लाई करे। सो हम कह सकते हैं कि अगर ये एंगल इक्वल है
तो इसका मतलब डी प्राइम इधर नहीं है, इसी के ऊपर ही है। सो डी प्राइम एफ बी और डी एफ बी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इससे ऊपर हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाई कि ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, सो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। लेकिन आपने ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी प्राइम एफ लिखा हुआ है और डी प्राइम एफ खुद किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ए सी डी किसके इक्वल होगा, डी एफ के इक्वल होगा। ओके, ए सी विल बी इक्वल टू डी एफ। क्यों? क्योंकि ए सी है डी प्राइम एफ के इक्वल और डी प्राइम एफ किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। तो ए सी और डी एफ भी आपस में इक्वल होंगे। ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल पॉइंट की तरफ। इस ट्राइंगल का इस बड़ी वाली ट्राइंगल के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो लास्ट में मैं इस चीज को रेज करने लगा हूं कि अब हम इन दोनों चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी आपने कहा बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, गिवन में लिखा हुआ है आपने कि ये दोनों चीजें इस ट्राइंगल का बी सी और इसका ई एफ इक्वल है। और दूसरी चीज ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये भी आपने प्रूव किया है कि इस ट्राइंगल का ए सी और इसका डी एफ आपस में इक्वल है। तो प्रूव्ड इसकी रीजन बनती है। बट इन गिवन एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, so एंगल B is congruent to एंगल E, वो भी आपने लिख दिया। अब देखें यहां से दोनों ट्राइंगल्स को कंपैरिजन करने से, इस वाली और इस वाली ट्राइंगल को कंपैरिजन करने से दो साइडें और एक एंगल इक्वल प्रूव हो गया है। सो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। और इसकी रीजन क्या आएगी, साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, बिकॉज यू हैव प्रूव्ड टू साइड्स एंड one corresponding angles of both triangles, so both the triangles will be congruent.